स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला, ठीक है। क्यों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं जेक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। जो कि दोस्तों टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल क्वेश्चन दोस्तों आपका 19 क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों ऑफिशियल है, ये आपका जेक बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों गुजारिश शेयर कीजिए, और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। आज का ये वीडियो दोस्तों होने वाले कल के बोर्ड एग्जाम, कल दोस्तों आपका 20 मार्च है और कल आपके 20 मार्च के सामाजिक विज्ञान के पेपर में यहीं से दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपका जो 19 जो प्रश्न है ये दिखाने वाला है, ये जेक बोर्ड का ऑफिशियल प्रश्न। तो चलिए आज का ये शानदार वीडियो का स्टार्ट करते हैं और बोर्ड एग्जाम 20 मार्च को तहलका मचाते हैं और 90% पार उम्मीद है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का ये वीडियो होने वाले 20 मार्च के सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला। आज की इस वीडियो का ऑफिशियल प्रश्न पत्र हम लोग सोल्व करने वाले, जो कि आपका जेक बोर्ड के द्वारा 19 को क्वेश्चन जारी किया गया। चलिए आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले यहां पर लिखा गया है अति लघुत्तरीय प्रश्न किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे, ठीक है। अति लघुत्तरीय प्रश्न किन्हीं 5 गो प्रश्नों का उत्तर देना। 7 गो प्रश्न दोस्तों, इसमें से 5 गो का उत्तर देना। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की दोस्तों? यहां पर इंग्लिश में भी हम जो है दोस्तों यहां पर डायल कर लिया, यानी कि यहां पर जो आपका टाइपिंग करके दोस्तों लिख दिया है। इसलिए दोस्तों इतना मेहनत के लिए एक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगा दोस्तों। चलिए, और ये दोस्तों आपका ऑफिशियल है, जेक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। तो वियना सम्मेलन की मेजबानी दोस्तों कौन किया था? वियना सम्मेलन की मेजबानी दोस्तों 1815 में मेटरनिख ने किया था। मेटरनिख ने किया था, मेटरनिख ने किया था, ठीक है। चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है 2 नंबर का प्रश्न है कि भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कवर कहां स्थापित किए गए थे? तो भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप पोस्ट ग्लास्टर में किया गया था। लेकिन ये दोस्तों सफल नहीं था, ये असफल था। सबसे पहला सफल आधुनिक वस्त्र कारखाना दोस्तों 1854 मुंबई में कापसजी टावर द्वारा खोला गया था। अगर दोस्तों आपको इतना नहीं लिखना है तो मत लिखिएगा दोस्तों, सिर्फ इतना ही लिख दीजिएगा। 2 में 2 नंबर आप 2 में 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में भी दोस्तों टाइप करके लिखे दोस्तों, तो मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ठीक है। 3 नंबर कहता है कि खरीफ फसल किसे कहते हैं? खरीफ फसल क्या है दोस्तों? तो पता है जी हाँ सर, वैसे फसल जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास में काट रहे थे उसे खरीफ फसल कहते हैं। जैसे कि दोस्तों एक उदाहरण के तौर पर धान को हम लोग जून जुलाई में बोते हैं, अक्टूबर में दोस्तों इसको काट लेते हैं, जिसके कारण धान की खेताई यानी धान की रोपाई अच्छी तरह से और खेती इसका अच्छी तरह से हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर कहता है दोस्तों, प्रश्न क्या कहता है कि लोकतंत्र की 2 चुनौतियां को लिखे। तो लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित है। पहला देखें तो लोकतंत्र का शिक्षा का अभाव, ठीक है। तो शिक्षा के अभाव से कैसे? तो भारत में शिक्षा की कमी है, ज्यादातर लोग से अशिक्षित है, जिस कारण जनता लोकतंत्र का महत्व नहीं समझ पाती है। शिक्षा का अभाव पहला है, जिसमें क्या तो भारत में शिक्षा का बहुत ज्यादा कमी है दोस्तों, ज्यादा लोग अशिक्षित है, जिसका लोकतंत्र जनता जो है दोस्तों ये लोकतंत्र का महत्व नहीं समझ पाता। लोकतंत्र में जो भी विकास के कार्य होती है नहीं समझ पाता है। दूसरा सामाजिक असमानता। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए दोस्तों सामाजिक समानता का, ठीक है, सामाजिक समानता, यहाँ असमानता, लेकिन समानता को होना जरूरी है। हमारे देश में जाति, धर्म, लिंग, नस्ल का भेदभाव बहुत अधिक है और समाज के लोगों में यहाँ पर सहयोग का अभाव भी है। यही होता है दोस्तों सामाजिक असमानता। चलिए 4 नंबर हो गया। 5 नंबर की ओर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर वाला जो इंग्लिश मीडियम वाला है, यानी कि जेक बोर्ड से इंग्लिश में एग्जाम देने वाला है, ये देख लीजिए दोस्तों। आंसर दोस्तों लिखते दोस्तों, लेकिन टाइम दोस्तों बहुत कम है। कल आपका बोर्ड एग्जाम, तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस को ही हम टाइप कर चुके हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर कहता है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? तो समवर्ती सूची है क्या? तो समवर्ती सूची जिस सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं। जैसे कि दोस्तों जिनमें से कुछ विषय मुख्य है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, विवाह एवं तलाक, बिजली उत्पाद, ये दोस्तों शिक्षा यानी कि आपका जो समवर्ती सूची में ये सब आते हैं, ठीक है। चलिए 6 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है दोस्तों मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? मुद्रा को दोस्तों विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? तो मुद्रा की सहायता से वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं, इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहते हैं। यानी दोस्तों मुद्रा की सहायता से हम किसी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं, इसलिए मुद्रा का होना जरूरी है दैनिक जीवन के कार्यक्रम के लिए, ठीक है। चलिए 7 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, ये आपका वेरी शॉर्ट का लास्ट प्रश्न कहता है विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए जाइएगा दोस्तों, हर एक प्रश्न को याद करके जाइए दोस्तों। यहीं से आपका जो 20 मार्च को होने वाला एग्जाम में दोस्तों सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? तो जब कोई बाहरी देश या कंपनियों द्वारा हमारे देश में या हमारे देश कंपनियों में निवेश करता है उसे हम लोग विदेशी निवेश कहते हैं। जब कोई बाहरी देश या कंपनी द्वारा हमारे देश की कंपनियों में निवेश करता है तो उसको हम लोग विदेशी निवेश कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लघुत्तरीय दोस्तों प्रश्न आ गया, जिसमें भी 7 गो है, 5 गो का उत्तर देना। ये सब जानते हैं आप, इसमें टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। चलिए
8 नंबर क्या कहता है, असहयोग आंदोलन में भारतीय द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख किया। क्या हुआ था दोस्तों, देखिए असहयोग आंदोलन में भारतीय द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीका निम्नलिखित प्रकार से। पहला, सरकार द्वारा दी गई सभी पद विधियां लौटा दी गई, सरकारी नौकरियां त्याग कर दिया गया। सरकार के द्वारा दिए गए सभी पद विधियां को दोस्तों लौटा दिया गया, सरकारी नौकरियां को त्याग कर दिया गया। दूसरा का विद्यालय विद्यार्थी ने स्कूली, ठीक है, विद्यार्थी ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षक ने त्याग पत्र दे दिया, वकील ने मुकदमा लड़ने बंद कर दिए। ये दोस्तों असहयोग आंदोलन में क्या हुआ, तो भारतीय द्वारा अपनाया गया विभिन्न तरीका है जिसके कारण असहयोग आंदोलन का ये क्या हुआ था दोस्तों। असहयोग आंदोलन वापसी कब लिया गया था, नीचे कमेंट कीजिएगा। ये असहयोग आंदोलन कब हुआ था, नीचे कमेंट कीजिएगा। ये दोनों में से कुछ भी एक का कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑफिशियल क्वेश्चन से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों 3 नंबर का पॉइंट है, विदेशी व्यापार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया है। शराबी दुकानों का पिकेटिंग मतलब क्या, बंद 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 बंद, लॉकडाउन कर दिया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट में लिख दीजिएगा कि व्यापारी ने विदेशी निवेश, विदेशी व्यापार में पैसे लगाने से इनकार कर दिया। और इंग्लिश वाले देख लीजिए 8 नंबर का प्रश्न इंग्लिश में। चलिए 9 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। देखिए पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित कारणों से बढ़ा है। जैसे कि दोस्तों पहला कारण है, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका सारा ध्यान अपने बचाव में लग गया, वो अपने जो भारत में माल का निर्यात ना कर सका, जिसके कारण उसको औद्योगिक अपने में सुअवसर प्राप्त हो। कहने का मतलब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन पूरा उलझ गया था, जिसके कारण भारत में अपना माल का निर्यात ना कर सका और भारत को उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। दूसरा का पॉइंट है, इंग्लैंड के सभी कारखाने दोस्तों निर्यात के विभिन्न चीजों की चीजें बनाने की बजाय दोस्तों सैनिक सामग्री बनाने में, क्योंकि दोस्तों विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध के समय दोस्तों पूरा तहस नहस हो गया। तो क्या इसमें दोस्तों फौजी का जरूरत पड़ेगा ना सर, सैनिक का जरूरत पड़ेगा। सैनिक की जरूरत पड़ने के लिए क्या, तो यहाँ पर सभी का सामग्री होना तो चाहिए, कपड़ा जूता ये सब होना चाहिए। इसलिए भारतीय उद्योगों को क्या रातों रात एक देसी बाजार मिल गया था, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट है कि युद्ध लंबा चला तो भारतीय कारखाने में सभी फौजी के लिए जूट की बोरियां, फौजी के लिए वर्दी के कपड़े, यहाँ पर टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की, ठीक है, जिन और तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे ये भारत में, ठीक है। चलिए अब 4 नंबर पॉइंट क्या करता है, नए कारखाने लगा गए, पुराने कारखाने कई पारियों में चलने लगा, बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया, इसलिए पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा था, यही कारण था मेन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर का था, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है। देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में निम्न अंतर है। पहला देखे, पहला नहीं सर, नवीकरणीय पहले देख लीजिए। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका निर्माण, ठीक है, तथा प्रयोग पुनः किया जा सकता है, अर्थात जिनका वस्तु है को आपूर्ति द्वारा क्या आसानी से कर सकते हैं, उन वस्तुओं को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं, उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन। देखिए थोड़ा सा हम समझा देते हैं दोस्तों, ताकि एग्जाम में समझ के जाते हैं ना, रटने का जरूरत नहीं, समझ के जाइए, बोर्ड एग्जाम में हल्का मजा। नवीकरणीय संसाधन है क्या, तो नवीकरणीय संसाधन एक ऐसा संसाधन है दोस्तों जिसका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं, जो एक यहाँ पर असीमित संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। इसका जितना भी उपयोग करें समाप्त नहीं होगा, इसी को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। 2-4 को उदाहरण दे दीजिएगा, सौर ऊर्जा, पवन दे दीजिएगा, जल दे दीजिएगा, कुछ भी उदाहरण दे दीजिए जो कभी समाप्त नहीं होता, ठीक है। अब यही इसी का उल्टा होता है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय में क्या होता है सर, तो अनवीकरणीय संसाधन वैसे वस्तु है जो जिनका भंडार सीमित होता है, जिनका लगातार उपयोग करने से जल्द समाप्त हो जाएगा, और नवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते, इनका निर्माण होने में बहुत अधिक समय लगता है। तो अनवीकरणीय संसाधन दोस्तों एक बार उसको उपयोग करेंगे तो वो दोबारा खत्म, यानी एक बार उपयोग करने से वो खत्म हो जाए, दोबारा उपयोग उसका नहीं कर पाता है। क्या आप 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में तो वो पेट्रोल आपका जीवन भर चलते रहता है, नहीं सर, ये तो 60 है, यानी कि 40-45 किलोमीटर चलने के बाद तो ये तो खत्म हो जाता है, तो फिर से दूसरा, यानी कि ये तो पेट्रोल 1 लीटर चल गया। तो इस प्रकार से दोस्तों नवीकरणीय संसाधन होता है अनवीकरणीय, ठीक है, जो कि समाप्त हो जाता है, ठीक है, जिसका सीमित भंडार होता है, ठीक है। चलिए अब 11 नंबर दोस्तों हम लोग बढ़ते कहता प्रश्न की दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाजों में कैसे उपयोगी है, कहना। तो दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज को निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी बनाता है। पहला, दबाव समूह दोस्तों सरकार को निरंकुश होने से रोकता है और लोकतंत्र की मजबूत करता है, लोकतंत्र को मजबूत करता है, सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। दूसरा, दबाव समूह सरकार को किसी भी एक हित में कानून बनाने से रोकता है। तीसरा, दबाव समूह आंदोलन के माध्यम से आम जनता को, सरकारों को अपनी समस्याओं का अवगत कराती है और कुछ विशेष वर्ग के दबाव में आने से रोकती है। चौथा देख लीजिए, तो ये समाज के विभिन्न समुदायों में क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। ये रहता है दोस्तों दबाव समूह का, ठीक है। दबाव समूह का क्या बोला था सर, दबाव समूह का बोला था गतिविधियां लोकतंत्र में कामकाज में कैसे उपयोगी है, तो दोस्तों लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है, मजबूत मिलता है, निरंकुश होने से सरकार को निरंकुश होने से रोकता है,
दबाव समूह कानून एक हित में कानून बनने से रोकता है, आंदोलन के माध्यम से जनता को क्या करता है, तो अपनी जनता को क्या करता है, तो अपनी समस्याओं को अवगत करवाती है सरकार के सामने। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्या कहता है दोस्तों। 12 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल प्रश्न है कि श्रीलंका के समाज के जाति बनावट की व्याख्या कीजिए। देखिए श्रीलंका जो है दोस्तों आपका जो देश है ये भारत का पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी कोलंबो है, इसका आकार हरियाणा के आकार के बराबर है, इसकी जनसंख्या भी हरियाणा के आकार के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, जो है श्रीलंका है ये आपका भारत का एक छोटा राज्य है दोस्तों, हरियाणा राज्य के बराबर है इसका आकार और जनसंख्या भी। ठीक है, श्रीलंका में दोस्तों 3 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। पहला दो सिंहली हो जाएगा। ठीक है, सिंहली लोग दोस्तों यहाँ पर सिंहली लोग बोलते हैं कितना, तो 74% सिंहली लोग बोलते हैं। तमिल दोस्तों 18% है और ईसाई 7% लोग रहते हैं। तमिल दोस्तों 2 प्रकार की होती है, श्रीलंका तमिल और भारतीय तमिल। जो तमिल श्रीलंका में पैदा होते हैं उन्हें श्रीलंकाई तमिल कहते हैं, और जो तमिल भारत में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भारतीय तमिल कहते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रीलंका की जातीय बनावट जो क्या है ये जटिल है। श्रीलंका के इसका आकार का बराबर है हरियाणा के आकार का बराबर है। साथ में जनसंख्या श्रीलंका में 3 भाषा वाले लोग रहते हैं, सिंहली, तमिल और ईसाई। तमिल यहाँ पर हो जाएगा 218, सिंहली हो गया 74, ईसाई हो गया 74, यहाँ पर 7। तो इस प्रकार से दोस्तों मिला जुला के लिख दीजिएगा, नंबर अच्छा खासा यानी कि फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अब तो यहाँ पर एग्जाम नजदीक है, समझना ही जरूरी है, क्योंकि याद करने से कोई फायदा नहीं है। याद कीजिएगा दोस्तों, कम से कम याद होगा, और रटिएगा दोस्तों तो पिछला चीज को भी भुला जाइएगा। इसलिए दोस्तों कह रहे हैं कि समझ के चलिए जो भी प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 19 तक का जो प्रश्न है ये झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल प्रश्न है। अगर याद होता है दोस्तों तो याद कर लीजिएगा, नहीं याद हो पाता है तो एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए, दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऋण की शर्तें का उल्लेख करें। देखिए ऋण के लिए दोस्तों निम्नलिखित शर्तें होती है। ऋण लेने वाले बैंकों को अपने आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है, ऋण लेने के गारंटर होना आवश्यक है। तो क्या ऋण बैंक से जाएगा, बोलेगा हमें 50,000 रुपया दे दीजिए ऋण, वो देगा, मार देगा, जूता से मारेगा, बोलेगा जा यहाँ से। क्या ऋण ऐसे मिलता है? नहीं, उसको लिए आपको आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। सिक्योरिटी के रूप में दोस्तों कुछ भी डॉक्यूमेंट आपको जमा करना पड़ता है और गारंटर का होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर क्या कहता है कि विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखे, WTO के किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखना है। ठीक है, और विश्व व्यापार संगठन का बहुत है, नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नीचे कमेंट कीजिएगा। ये प्रश्न मैं हर एक वीडियो में पूछा हूं, इसलिए पूछा हूं दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 100% आ रहा है। ठीक है, 20 मार्च के, तो नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार को बढ़ावा मिले, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यवसाय का प्रसार करना, पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना। ठीक है, इस प्रकार से WTO का 3 उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसमें दोस्तों 5 को प्रश्न पूछेगा, 3 का उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर का प्रश्न कहता है 18वीं शताब्दी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा, जिसका उत्तर दोस्तों यहाँ पर दिया गया। 18वीं शताब्दी के यूरोप में निम्नलिखित कारणों से कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा कि मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। 18वीं शताब्दी के मंत तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के द्वारा प्रकृति का ज्ञानोदय होगा, जिसके कारण दोस्तों लोगों के इस सोच पे नीचे जो है निम्नलिखित कथन, यानी कि जो आपका निम्नलिखित कथन दिया गया है नीचे। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कथन था जिसके कारण जो है बताया गया है कि मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। और जो लाइक नहीं किया दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला में लिखिएगा कि पुस्तकों के अधिक छपने तथा सस्ती होने के कारण समाज का हर एक वर्ग में, ठीक है, पुस्तक पहुंचने लगे, बाजार में नए विषयों की पुस्तक आने लगे और इससे लोगों की क्या पुस्तक में रुचि बढ़ गई। ठीक है, पुस्तकों में राजशाही और चर्च की आलोचना की जाने लगी। यूरोप के ज्यादातर हिस्से में साक्षरता बढ़ गई। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार का साथ लोगों में जैसे पढ़ने का जुनून पैदा हो गया था, लोगों का किताब चाहिए ही चाहिए थी। मुद्रण संस्कृति के अवगमन के बाद आम लोगों भी वैज्ञानिक तथा दार्शनिक का विचार करने लगा, यानी कि दोस्तों पुस्तक क्या बाजार में छपने लगा, तो यह समाज का हर एक वर्ग में प्राप्त हो। जब सस्ता होगा, कोई चीज सस्ता होता है दोस्तों, वो घर घर में उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों नए नए विषय के पुस्तक आए गए बाजार में, जिससे लोगों को रुचि बढ़ गया। राजशाही और चर्च के बारे में आलोचना की गई। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से जो यूरोप में दोस्तों इसका जो अधिक हिस्सा है ये साक्षरता दर से पूरा भर गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 16 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते कहता है कि लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधताओं को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठता है। ठीक है, देखिए विश्व भर में कोई एक ऐसा देश नहीं जहां धर्म, जाति, लिंग, भाषा, आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, परंतु यह केवल लोकतंत्र में ही संभव है। यहाँ हर प्रकार की विविधताओं और विभिन्नताओं में आपसी समंजन बैठाया जा सकता है। जैसे कि पहला है दोस्तों कि लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार है और इनमें से गरीब और अमीर के वोट का समान मूल्य।
यानी कि जो वोट गरीब देता है वो जो अमीर देता है उसका मूल्य समान है दोस्तों। क्या अमीर भी एक ही वोट दे सकता है, गरीब भी एक ही वोट देगा, ठीक है। ये आपका जो सरकार को चुनता है ये भी अपना सरकार को चुन सकता है, ये इसका जो मूल का जो वोट है ये आपका समान होता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। लोकतंत्र में पुरुष व महिलाओं को बराबर अधिकार दिया जाता है, ठीक है। जैसे पता दोस्तों पुरुष के सामने वही महिलाओं को भी अपना व्यवसाय चुनने का पूरा अधिकार है, ठीक है, पूरा अधिकार है। 3 नंबर, लोकतंत्र में अल्पसंख्यक और बहुसंख्याओं का समान महत्व है, दोनों एक दूसरे का भावनाओं का आदर समान करता है। एक चीज दोस्तों मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहता हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 20 मार्च में दोस्तों इसको उपयोग कीजिएगा। अगर दोस्तों आप कुछ भी प्रश्न का पॉइंट में आंसर देना चाहते हैं दोस्तों उसको दे दीजिएगा, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। साथ ही में दोस्तों आपको क्या करना कि जैसे कि लोकतंत्र के बारे में दोस्तों आपका बात कहा गया, तो लोकतंत्र के बारे में जो भी आप जानते हैं वहां लिख दीजिएगा, नंबर दोस्तों बहुत अच्छा मिलता है दोस्तों। ये आपको मैं एक्सपीरियंस के मुताबिक कर रहा हूं, ठीक है। तो इस चीज का प्रयोग कीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर। तो एक अर्थव्यवस्था मुद्रा की भूमिका का विवेचना कीजिए, ठीक है। एक अर्थव्यवस्था मुद्रा की भूमिका का निम्नलिखित विवेचना है। पहला देखें तो मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग क्या करता है, आसानी से सुलझाता है। मुद्रा वस्तुएं विनिमय की समस्या को दूर करता है। मुद्रा लेन देन के सुविधाजनक बनाता है। मुद्रा की सहायता से हम वस्तुओं को खरीद या बेच सकते हैं। वही बात है, मुद्रा क्या होगा, मुद्रा की सहायता से हम किसी वस्तु को बेच या खरीद सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। बजट निर्माण में मुद्रा का भूमिका होता है। इस यही सब लिखा है दोस्तों। मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रिया सफलतापूर्वक की जाती है। मुद्रा की सहायता से एक स्थान से वस्तु को खरीद कर दूसरे स्थान पर बेचा जा सकता है। बजट निर्माण में भी मुद्रा की अहम भूमिका होती है। कोई बजट कितना बड़ा है मुद्रा के आधार पर उसे माप सकते हैं। और राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा के आधार पर किया जाता है। देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में की जाती है और जो देश के निवासियों का जीवन स्तर बताता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कहता है जल दुर्लभता क्या है, जल संरक्षण कैसे किया जाता है। देखिए क्या जल के बारे में आपको कुछ नहीं पता, सर पता है, बस समझ के जाइए, लिख दीजिए। तो देखिए हम जानते हैं दोस्तों कि जल एक ऐसा संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होगा, परंतु जल का असमान वितरण अर्थात कहीं पर दोस्तों जल ज्यादा होगा तो कहीं पर कम होगा। जल के अत्यधिक मांग से या जल के गलत उपयोग से दोस्तों जल का जो स्तर लगातार नीचे जा रहा है तथा जल की क्या कमी हो रही है। जल की कमी की समस्या को क्या कहते हैं, जो तो हम लोग जल दुर्लभता कहते हैं। और इसका संरक्षण निम्न प्रकार से नीचे दिया गया। वर्षा जल संग्रहण करके अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाकर, नदियों पर डैम बनाकर, जल को प्रदूषण से बचाकर, खेतों में सिंचाई की नई तकनीकी अपनाकर, पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगाकर, बिना मतलब के नल को खुला ना छोड़कर, ये अगर ये सब का प्रयोग करते हैं जो जल आपका बच जाएगा। चलिए लास्ट दोस्तों 19 नंबर मैप से संबंधित प्रश्न दोस्तों। और मैप से संबंधित जो प्रश्न है ये मानचित्र पर प्रदर्शित खनिज उत्पादक केंद्र एवं पद्धति का नाम बोला दोस्तों। तो इसका जो मैप का जो संबंधित प्रश्न दोस्तों, इसमें आपको इंड स्क्रीन पे आपको एक मैप से संबंधित प्रश्न शो हो रहा है, वहां से क्लिक कीजिए। हर एक प्रकार का मैप सोल्व कराया गया दोस्तों, वहीं से आपका एक मैप का 5 नंबर का प्रश्न वहीं से पक्का है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो को यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलेंगे हम इसी तरह और नए वीडियो में।